गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारे हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। इसका लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, ओरिएंट क्या था? जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश यानी एशिया महाद्वीप में स्थित देश, इस क्षेत्र को पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रेशमी माना जाता है। स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फुलर ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। औद्योगिकरण का युग हस्त निर्मित वस्तुओं का बनना कम। जब औद्योगिकरण का युग आया तो हाथ से बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया था और फैक्ट्री, मशीन और तकनीक का विकास हुआ था। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। पूर्व औद्योगिकरण इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, ठीक है, इसे ही पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। इस नए युग का प्रतीक कपास था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था यानी मंगवाया जाता था। 1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। औद्योगिकरण के पहले दौर में यानी 1840 के दशक तक सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। रेलवे के प्रसार के बाद लौह इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ था और उपनिवेशों में 1860 के दशक में हुआ था। देखो, उपनिवेश क्या होता है? किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया था तो ब्रिटेन का उपनिवेश भारत रहा था। 1873 में तक आते आते ब्रिटेन से लौह और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। यह सूती कपड़े के निर्यात का 2 गुना थी। नए उद्योग परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सके? औद्योगिक क्षेत्र में करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। औद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी। उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था। स्पिनिंग जेनी ये एक सूत काटने की मशीन थी और इसका निर्माण जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। यानी भारत में जो बने हुए रेशमी और सूती कपड़े थे, इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। सूरत, हुगली व मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। 2 प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर। 1780 के दशक के बाद मशीन उद्योग के बाद का युग। यूरोपीय कंपनियों की ताकतें बढ़ने लगी थी। सूरत, हुगली बंदरगाह जो थे वो कमज़ोर पड़ गए थे और मुंबई, कलकत्ता नए बंदरगाह के रूप में उभरे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी होने लगी थी। बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में खोला गया था। 1862 तक 4 मिल चालू हो गई थी। बंगाल में जूट मिल खुल गई थी। 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल शुरू हो गई थी। अहमदाबाद में सूती मिल शुरू हो गई थी। मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार किया था और खूब पैसा भी कमाया था। और 1830 से 1840 के दशक में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई गई थी। बम्बई में दिनसा पेटिट व जे.एन. टाटा ने लगाई थी। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल्स 1917 में स्थापित की थी। जॉबर कौन होते थे? कोई पुराना विश्वासपात्र कर्मचारी होता था उद्योगपतियों का, और जो उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए इसको रखा था। 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया था। फ्लाई शटल ये एक मशीन थी, रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार, और ये बुनाई के लिए इस्तेमाल होता था। मेड इन मैनचेस्टर ये क्वालिटी का प्रतीक था।
ठीक है बच्चों, इसको ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।